हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, कई दिनों से मैं कुछ सवाल डाल रहा था ग्रुप्स में, जो कि आप लोग देख भी रहे थे। आप लोगों के लिए ही थे ये सवाल, और इसमें से बहुत से लोगों ने सवालों का अप्रोच किया, बहुत से लोगों ने जवाब दिए और कई लोगों ने उसके गलत जवाब दिए। आपके भी मन में ये विचार था, सर इनके आप सॉल्यूशन बता दीजिए, इनका आप आंसर कीजिए। तो दोस्तों, जो अपना वो क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है, उसमें ये सवाल है और इसका मैं सॉल्यूशन करवाता ही हूं, आप जानते हैं। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपके सामने रख देता हूं। बहुत दिलचस्प सवाल थे, एक से एक बेहतरीन सवाल था। और आप जानते हैं, इन सवालों की क्वालिटी जो है वो इतनी जबरदस्त है कि ये आपको कहीं टेस्ट सीरीज वगैरह में नहीं मिलेंगे। जो आप रेगुलर सेशन देखते हैं यूट्यूब, उन सब में ये सवाल नहीं मिलेंगे दोस्तों। ये बुक के सवाल है, रेफरेंस सवाल है। चलिए मैं इनके सॉल्यूशन आपके सामने रखता हूं। तो पहला सवाल, मैंने 5 सवाल आपसे पूछे थे। 5 सवाल पूछे थे मैंने आपसे, कलेक्टिवली नहीं पूछे थे। 2 सवाल एक बार पूछे, फिर एक सवाल पूछ लिया, फिर एक और सवाल पूछा, इस तरीके से पूछे थे। तो चलिए दोस्तों, मैं अब इसका जिक्र कर देता हूं। मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा था आपसे सोडियम आयन का जियोलाइट्स में। चलिए दोस्तों, अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। इस जियोलाइट में सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। और बहुत से लोगों ने किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ जवाब दिए। चलिए मैं इसी की चर्चा आपके सामने कर देता हूं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। और आप जानते हैं, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी हम 2 जगह देखते हैं। या तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप इस कोऑर्डिनेशन नंबर टर्म को समझते हैं, या फिर आप सॉलिड स्टेट में इसको समझते हैं। और है बहुत आसान, कुछ नहीं है। आप जानते हैं, नियरेस्ट नेबर्स जो होते हैं, बिल्कुल नियरेस्ट जो टचिंग नेबर होते हैं, बोलो यार कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब है। कहीं भी अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर की चर्चा कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, कोऑर्डिनेशन नंबर किसी एटम के लिए डिफाइन होगा। इस एटम के लिए अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन कर रहा हूं तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब सिंपलेस्ट ये है कि इसके अराउंड, इस एटम के अराउंड कितने साइड एटम्स हैं। इस सेंट्रल एटम के अराउंड, इसके अराउंड इसको टच करने वाले, सॉलिड स्टेट में इसको टच करने वाले, इसको टच करते हुए करने वाले, इसको टच करने वाले, बिल्कुल इसके एकदम टच करने वाले। या फिर अगर आप दूसरी टर्मिनोलॉजी समझेंगे तो उसमें क्या है, सिंपल, इसका जो आयनिक रेडियाई है, आयनिक रेडियाई, इसके आयनिक रेडियाई या फिर इसके एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई के रेंज में, इन दोनों के रेंज में कितने एटम्स हैं जो कि इस रेंज में इसके लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एटम है और इस एटम का ये क्या हो गया सर, ये पेरीफेरी हो गया, पेरीफेरी आउटर मोस्ट रीजन हो गया। इस आउटर मोस्ट रीजन में, इस आउटर मोस्ट रीजन में अगर मान लीजिए यहां पर मैं कोई साइड एटम लगा दूं, साइड एटम, ये साइड एटम है और ये साइड एटम का क्या हो गया, ये साइड एटम का आउटर मोस्ट रीजन हो गया। तो यहां पर क्या हो गया, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं ना दोस्तों, इस डिस्टेंस की चर्चा करूं, इस डिस्टेंस की चर्चा करूं तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, बोलो यार इसका एटॉमिक रेडियस, बोलो यार एटॉमिक रेडियस ऑफ साइड एटम प्लस एटॉमिक रेडियस ऑफ सेंट्रल एटम। ये वाली बात हो गई। अरे ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है, दिस बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ किसके बराबर हो गई, इसके बराबर अगर है, इस सम के बराबर अगर है, दोनों के या तो एटॉमिक रेडियस या फिर इनके आयनिक रेडियस के सम के बराबर अगर ये बॉन्ड लेंथ है, तो मैं कहूंगा कि ये साइड एटम इस सेंट्रल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर में कंट्रीब्यूट करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट में कंट्रीब्यूट करता है। अगर यदि ये बॉन्ड लेंथ, इस बॉन्ड लेंथ को मान लीजिए मैं, इस बॉन्ड लेंथ को मान लीजिए मैं L का नाम दे दूं, और अगर ये L, ये जो बॉन्ड लेंथ है, इनके आयनिक रेडियस या फिर एटॉमिक रेडियस के सम के बराबर है, तब तो मैं कहूंगा कि ये साइड एटम इस सेंट्रल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। नहीं तो अगर ये ज्यादा हो गया, मान लीजिए अगर ये ज्यादा हो गया, इफ इट बिकम्स लार्जर, अगर ये बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा हो जाए, इट इज लार्जर देन सम ऑफ रेडियाई ऑफ साइड एटम एंड सेंट्रल एटम, तो ऐसे में ये एक दूसरे को डायरेक्ट टच नहीं कर रहे होंगे, और ऐसे में ये साइड एटम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। समझ गए आप मेरी बात। अरे आप मेरी बात समझे क्या,
आप मेरी बात समझे क्या? तो सबसे बड़ी चीज कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट में कौन कंट्रीब्यूट करते हैं, कौन नहीं करते, कैसे आप देखेंगे? तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, इस साइड एटम का और इस सेंट्रल एटम का एटॉमिक रेडियाई या फिर आयनिक रेडियाई आपको देख लेना है, दोनों का सम करके देख लेना है। अगर ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, अगर ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इस सम ऑफ रेडियाई के बराबर है तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, और अगर सम ऑफ रेडियाई से ज्यादा है तो फिर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। सिंपलेस्ट। समझ गए आपने बात? ये तो आप कहां पढ़ते हैं? ये तो आप सॉलिड स्टेट में करते हैं। ऐसा आप कहां करते हैं? सॉलिड स्टेट में। दिस इज सॉलिड स्टेट। बोलो यार, ये आप सॉलिड स्टेट में करते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम देखते हैं मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो सेंट्रल मेटल एटम होगा। बोलो यार, सेंट्रल मेटल आयन होगा, सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा। और ऐसे में आप सिंपली एक ही चीज देखते हैं, मेटल और लिगेंड का डायरेक्ट इंटरेक्शन। कितने लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स डूइंग डायरेक्ट मेटल इंटरेक्शन, मेटल लिगेंड इंटरेक्शन। कितने लिगेंड हैं जो डायरेक्ट मेटल लिगेंड इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मतलब इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि मेटल ने कितने मेटल लिगेंड बॉन्ड बना रखे हैं। समझ रहे हैं अपनी बात? वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो चलिए अब अपने सवाल पर आते हैं। सोडियम आयन का जियोलाइट में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है दोस्तों, और आप जानते हैं जियोलाइट क्या होते हैं? जियोलाइट क्या होते हैं? बोलो यार, सिलिकेट्स होते हैं। बोलो यार, एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। और ऐसे में क्या होता है? ऐसे में कैविटीज जनरेट हो जाती हैं। कैविटीज इस इन एल्यूमिनो सिलिकेट्स में कैविटीज होती हैं, और उन कैविटीज में कैटायंस पड़े होते हैं। और दोस्तों कमाल की बात यह है कि सोडियम आयन जिस कैविटी में पड़ा है ना दोस्तों, ये जो कैविटी है जहां पर सोडियम आयन पड़ा हुआ है, अब सोडियम आयन का साइज कितना है? सोडियम आयन का साइज इतना ही है। बोलो यार, बोलो, ये जो साइड एटम है ये यही खत्म हो जाते हैं, साइड एटम यही खत्म हो जाते हैं, यही खत्म हो जाते हैं, यही। बोलो यार, और इनके बीच में एक वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है। इट इज वीक। बोलो यार, ये दिख नहीं रहा होगा आपको? वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। बोलो यार, और ये जो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है ना, ये क्यों है वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक? क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। और ये डिस्टेंस किससे ज्यादा है? दिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस किससे ज्यादा है? इनके आयनिक रेडियाई के सम से भी ज्यादा है। और मैंने आपको बोल दिया, अगर ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस L if it is greater than आयनिक रेडियाई ऑफ सोडियम एंड आयनिक रेडियाई ऑफ, यहां पर क्या होंगे? ऑक्साइड्स वगैरह होंगे। बोलो यार, आयनिक रेडियाई ऑफ ऑक्साइड्स अगर ये ग्रेटर हो जाए तो फिर ऐसे में ये जो ऑक्सीजन एटम है ना, ये कोऑर्डिनेशन नंबर में कंट्रीब्यूट करते ही नहीं है। और ऐसे में इस सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 0 हो जाता है, ट्रूली 0 हो जाता है। आया आपको समझ में? बोलो यार, इसीलिए तो ये बहुत वीकली हेल्ड होता है। ऐसे में आप खुद कहते भी होंगे जियोलाइट्स कैटायन एक्सचेंज करते हैं, कैटायन एक्सचेंज इसीलिए करते हैं क्योंकि इस कैविटी में ये तो फिट बैठता नहीं, तो ये इसको तुरंत निकाल के बाहर फेंक देते हैं। अरे फिट नहीं बैठेगा तो ये firmly held नहीं है। बोलो यार, अगर ये फिट नहीं है, इफ इट इज नॉट फिट हियर, तो ये firmly यहां जुड़ा भी नहीं रहेगा, firmly टाइटली हेल्ड भी नहीं रहेगा, तो बहुत आसानी से निकल के बाहर कूद जाएगा। बोलो यार, आया आपको समझ में? तो पहले सवाल का उत्तर क्या हुआ? सर पहले सवाल का उत्तर क्या दूं? 0 दे दे भाई, 0। और पहला ही ऑप्शन था और सबने गलत दिया था। कोई बात नहीं, हो गया खेला, कोई बात नहीं। सवाल ऐसा ही होता है हमारा। ओह, ये तो सवाल नहीं, आतंक ही था। ये तो आतंक मचा गया था ये सवाल। तो इसने तो सबको एकदम लाइन वाइज खड़ा कर दिया था। ये तो कमाल था, सवाल नहीं, सवाल का बात था। जबरदस्त सवाल था ये तो। क्या पूछा गया है? स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन जिन्हें आप बोलते हैं। ये स्केलेटल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जो फ्रेमवर्क में, क्लस्टर फ्रेमवर्क में कंट्रीब्यूट करेंगे? क्लस्टर फ्रेमवर्क क्या कह रहा हूं? क्लस्टर फ्रेमवर्क में कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको ये बनाना आना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। अगर आपको ये बनाना ही नहीं आता तो भैया निपट गए आपका हो गया खत्म काम, मामला ही खत्म, फाइल ही निपट जाएगी आपकी। अगर आपको ये बनाना ही नहीं आता होगा तो खत्म, मामला सिमट जाएगा, खत्म हो जाएगा।
बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो भाई, समझ रहे हैं आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? ये कुछ इस तरीके से था शायद, ये 6 बाहर की तरफ था, मैं आपको बता देता हूँ 6 बाहर था, इधर था ये 6। बोलो यार, ऐसे ही था, ऐसे था या ऐसे था? ये मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं बता दूंगा भाई, मैं बता दूंगा, ऐसे था। बोलो भाई, ऐसे पूछता, मैं एक बार देख लेता हूँ सवाल। अरे सवाल तो सही था यार, यही है सवाल। बताइए दोस्तों, जबरदस्त सवाल है, काबिले तारीफ। ये सवाल मैंने आपसे पूछा था, मैं दिखा देता हूँ आपको, आप चिंता ही मत करिए दोस्तों, सवाल हमेशा तगड़ा ही होता है। यही सवाल है, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, इट इज द क्वेश्चन, यही सवाल है। बताइए दोस्तों, अब कमाल का खेला है इसमें, ये बनेगा कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है, ये बनेगा कैसे? अगर आपको एक बार ये समझ में आ जाए ये कैसे बनेगा, तो फिर आप पानी की तरह से बता देंगे। और दोस्तों आप यकीनन जानते हैं यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इससे आपको समझ में क्या आ रहा है? इससे मुझे सर समझ में ये आता है सर, सर 6 तो सर 3 है सर। बोलो यार, सर 6 तो 3 है सर। बोलो यार, अरे बोल तो ऐसा ही है सर। और सर सर ये भी है सर ये भी है सर, ये भी है। बोलो यार, यही तो है। अगर आपको इसका खेला अगर आपको पता होता ना दोस्तों, इसका अगर आपको खेला पता है तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। बोलो यार, अरे बोल तो दो। बोलो यार, ये क्या है सर? 14 ग्रुप एलिमेंट है सर कार्बन फैमिली से आता है सर, 3 है कार्बन फैमिली वाला। और ऐसे में दोस्तों आप यकीनन जानते हैं दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको, कार्बन फैमिली में जो भी होते हैं, कार्बन फैमिली में जो भी होते हैं, तो इसमें होगा क्या? ये है 4 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलो यार जो भी स्पेलिंग है इसकी, अरे जो भी स्पेलिंग है, 4 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होंगे दोस्तों, तो 4 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर की तरफ पड़ा होगा, आउटवर्ड। बोलो यार, आउटवर्ड। और एक इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर की तरफ होगा। और ऐसे में ये अंदर तो देगा, अंदर इनवर्ट क्लस्टर, ये क्लस्टर बॉन्डिंग में चले जाएंगे, these will go cluster bonding into the cluster bonding। और ये जो बाहर पड़ा है ना, ये जो बाहर पड़ा है ना, ये क्या है सर? क्रोमियम है सर क्रोमियम। और क्रोमियम कितना होता है? D5S1। और एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 5 कार्बोनिल 10 दे देंगे। इट इज ए 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये एक 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। और आप बखूबी जानते हैं ये 16 में स्टेबल नहीं है। बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो ना उनको। बोलो यार, 16 में ये स्टेबल नहीं है, तो इसको क्या चाहिए? इट इज शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। बोलो यार, और ऐसे में दोस्तों, ऐसे में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो बाहर जा रहे थे, ये क्रोमियम के पास ही जाएंगे, क्रोमियम के पास ही जाएंगे। बोलो यार, बोलो भाई। अब एक बात और ध्यान से सुनिए। देखिए कितने आपके पास टिन कितने सर? 6 टिन है, 6 टिन है। और अगर 6 टिन है, एक टिन 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 टिन कितने दे देंगे सर? 12 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। कहां पर? अंदर की तरफ क्लस्टर बॉन्डिंग में। और 2 नेगेटिव, ये वाला 2 नेगेटिव, ये। और ऐसे में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन आप और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। दिस इज 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये क्या हो गया? पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया। बोलो यार, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। और अगर पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर की चर्चा करें, तो वो हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। और 7 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए आप वेड रूल से बेहतरीन बात जानते हैं। क्या जानते हैं? वेड रूल से 7 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए क्या जानते हैं आप? पेरेंट ज्योमेट्री क्या होगी सर? पेरेंट ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल होगी। बोलो यार, क्योंकि n डेल्टाहेड्रल में n+1 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। बोलो यार, अरे बोलो ना यार, मूर्खो बोलो यार, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है सर? 7। बोलो यार, अरे बोल तो n क्या आ जाएगा? डेल्टाहेड्रल में कितने वर्टेक्स होंगे? 6। और 6 के लिए तो घूम के ऑक्टाहेड्रल। बोलो यार, आया मजा? और ऑक्टाहेड्रल में आपको कुछ नहीं करना, आपको ऑक्टाहेड्रल में सजा लेना है। किसको सजाने? अरे किसको सजाऊं? इसको सजा ले। बोलो यार, अरे बोल तो दो, मुझको बोलो यार, ये हो गया स्क्वायर प्लेन। अरे बोलो ना यार, तुम बोलते नहीं हो।
तुम बोलते नहीं हो, बोलो भाई। और ऐसे में ये बन जाएगा, इट इज द ऑक्टाहेड्रल। नीचे की तरफ भी कर सकते हैं आप, बोलो यार, नीचे की तरफ भी आप कर सकते हैं, मैं कर देता हूं नीचे, ये ले, बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो भाई। आया आपको समझ में, ये डेल्टाहेड्रन बनेगा जिसमें अंदर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर, बोलो यार। और बाहर एक एक जो लोन पेयर था ना दोस्तों, एक एक जो लोन पेयर था ना दोस्तों, ये सब लोन पेयर कहां चला जाएगा सर, इस क्रोमियम के 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स को 18 बनाने में सर क्रोमियम की तरफ, सर क्रोमियम की तरफ, सर क्रोमियम की तरफ, सर क्रोमियम। आया मजा, हो गया खेला। आपसे पूछा गया था स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर पूछे थे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो इन क्लस्टर्स को, ये जो क्लस्टर है, ये जो क्लस्टर फ्रेगमेंट है, बोलो यार, ये जो क्लस्टर फ्रेगमेंट है, इस क्लस्टर फ्रेगमेंट को ये जो 6 क्लस्टर फ्रेगमेंट है, छोटे-छोटे फ्रेगमेंट है, इनको वो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो इनको बना के रखेगी, जोड़ के रखेगी, 6 फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए जो आपको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, जो आपको इलेक्ट्रॉन काउंट चाहिए, वही मैंने पूछा था और वही मैंने आपको बता दिया भैया, वो होगा यहां पर, और वो है 14 इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स इट, इतना ही आसान था। बोलो यार, वही बात है भैया, पढ़ा होगा तो हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो भैया 14। चलते हैं अगले सवाल, तीसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 30। ओहो, ये तो कमाल है, और वैसे इसमें कुछ करना नहीं था, बहुत आसान सवाल था। वो क्या थे मेटल, बोलो यार, बोल तो दो, मेटल क्लस्टर्स थे वो यार, बोलो यार, दे वर मेटल क्लस्टर्स, वो मेटल क्लस्टर थे जो मैंने अभी डिस्कस किया, बोलो यार, मेटल कार्बोनिल क्लस्टर थे वो। और ये क्या है, ये बोरेन सिस्टम है, और हम जानते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स हम कहां से निकालते हैं, इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो किसके फंक्शन होते हैं, these structures are the function of valence electron count, बोलो यार। और इसी को हम वेट रूल बोलते थे, बोलो यार, अरे बोल तो वेट यही तो कहता है कि हम किसी भी बोरेन का स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, किसी भी बोरेन का हम शेप निकाल सकते हैं, उसकी स्ट्रक्चर हम जान सकते हैं, बस केवल हमें ये पता होना चाहिए कि उस बोरेन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हैं, बोलो यार, केवल इतना ही पता होना चाहिए। हम बहुत आसानी से उस बोरेन का स्ट्रक्चर, उस मेटेला बोरेन का स्ट्रक्चर, उस कार्बोरेन का स्ट्रक्चर, मेटेला कार्बोरेन का स्ट्रक्चर हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बस हमें एक ही चीज पता होनी चाहिए, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट क्या है, बस इतना पता है तो हम इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट को रिलेट कर सकते हैं शेप और स्ट्रक्चर से, यही वेड कहता है। और वेड के मुताबिक ही था वो, अरे जो मैंने लिखा था ना एन डेल्टाहेड्रन में, ये वेड रूल ही है, इट इज वेड रूल, ये वेड रूल से ही आया है, अरे ये वेड रूल से ही आया है भाई, बोलो यार, अरे बोल तो आप अब समझिएगा, आप मेरी एक एक बात को बहुत पानी की तरह सीखिएगा दोस्तों। ये जो स्पीसीज हम लोगों ने ली है, ये वाली जो स्पीसीज है B6H6, ये जो स्पीसीज मैंने ली है, इसको मैं हाइपोथेटिकल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये अनस्टेबल है। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप कैसे लिखेंगे, इसी स्पीसीज को आप कैसे लिख सकते हैं, इस B6H6 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो दोस्तों बहुत आसानी से मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अरे ऐसे भी तो लिख सकता हूं सर, लिख सकता हूं सर, बोलो यार। और ये तो बहुत जाना पहचाना है जी सर, ये तो बहुत जाना पहचाना है सर, ये तो क्लोजो सिस्टम दिख रहा है सर, क्लोजो सिस्टम दिख रहा है, बोलो यार, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है सर, कुछ नहीं है, 5, बोलो यार, एक BH यूनिट 2 इलेक्ट्रॉन रखती है, बोलो यार, बोल तो कितनी BH यूनिट है, 5 BH यूनिट है, 5 BH यूनिट है, तो कितने हो गए, 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन, तो सर ये हो गए, और सर 2 इलेक्ट्रॉन ये भी जुड़ जाएंगे, सर 12 इलेक्ट्रॉन है, कहां पर है 12 इलेक्ट्रॉन, क्लस्टर बॉन्डिंग में, फ्रेमवर्क बॉन्डिंग में, बोलो यार, बोलो भाई, आया समझ में, बोल तो आया समझ में, अरे समझ में आया क्या, बोलो यार, बोलो। अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 6 बोरेन
स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा स्ट्रक्चर। मेरे को लग रहा है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए आपको 6 वर्टेक्स चाहिए और आपको n+1 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। लेकिन यहां अगर अपन देखेंगे तो दोस्तों क्या है, यहां अगर अपन देखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर ही हैं। ऑक्टाहेड्रल के लिए आपको 7 इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। तो इसका मतलब ये जो स्पीशीज है ये ऑक्टाहेड्रल तो नहीं है भाई। ना 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 ना, बोलो यार, आया आपको समझ में। और ऐसे में ये वाली जो स्पीशीज है आप निकाल सकते हैं इसको बहुत बेहतरीन तरीके से, मैं बता देता हूं आपको। देखिए दोस्तों, B5H5 2 नेगेटिव है। इस स्पीशीज की अगर मैं चर्चा करूं तो आप जानते हैं अगर मैं इनकी चर्चा करूं तो एक BH यूनिट के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो यार। तो 5 BH यूनिट के पास कितने हो गए सर? 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, बोलो यार। और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर से हो गए, कितने हो गए सर? 22 इलेक्ट्रॉन हो गए, 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बोलो यार 5 BH यूनिट है, बोलो यार 5 BH यूनिट है। एक बोरॉन के अराउंड आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट के लिए आपको कितने की दरकार है सर? 8 की दरकार है, 8 इलेक्ट्रॉनों की, बोलो यार। और अगर 5 बोरॉन है तो 8 कमरे 40, मतलब 40 इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए। दीज आर द रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड है और ये रियल है, ये अभी मौजूदा ये हालत है, चाहिए ये, बोलो यार रिक्वायर्ड ये है। मतलब क्या, मतलब 40 चाहिए लेकिन है हमारे पास केवल 22। तो मतलब कितने और मेरे को लूटने पड़ेंगे, बोलो यार 18 इलेक्ट्रॉनों की और दरकार है। बोलो यार, बोलो भाई कितने इलेक्ट्रॉन नीडेड टू अचीव ईच बोरॉन ऑक्टेट, ताकि हर एक बोरॉन ऑक्टेट अचीव कर ले। इसके लिए मुझे 18 इलेक्ट्रॉनों की दरकार है, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉनों की दरकार है। तो कितने बॉन्डों की दरकार है, बोलो यार कितने बॉन्डों की दरकार है? 18/2, मतलब 9 बॉन्ड्स चाहिए मुझे, और चाहिए 9 बॉन्ड चाहिए। मतलब ये जो 5 BH यूनिट है ना, इन 5 BH यूनिट के बीच में, ये जो 5 BH यूनिट है जो ऐसे पड़ी है, इधर पड़ी, इधर पड़ी, इधर पड़ी, इधर पड़ी, इन 5 BH यूनिट्स के बीच में आपको 9 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे ताकि हर एक बोरॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। और इसके लिए एक ही चारा है। अगर आपको 5 BH फ्रेगमेंट्स जोड़ने हैं और 9 बॉन्ड बनाने हैं तो दोस्तों एक ही शेप आपके सामने आपको दिखती है और वो है दोस्तों TBP। इट इज कॉल्ड द TBP। बोलो यार, बोल रे कैसे? लो बता देता हूं, बोलो यार, लो बता देता हूं, ले बोलो यार, बोल तो दो। अरे बोलो यार, तुम बोलते नहीं हो यार, तुम बोल नहीं रहे हो, तुम बोलते नहीं हो। गिना देता हूं कैसे। एक बॉन्ड, बोलो यार, दूसरा बॉन्ड, यहां BH यूनिट हो जाएगी। अरे बोलो ना तुमको, यहां BH यूनिट हो जाएगी ना यार, यहां BH यूनिट हो जाएगी, बोलो यार। तो 3 तो हो गए इक्वेटोरियल में, इक्वेटर में 3 बॉन्ड, बोलो यार 3 बॉन्ड। और यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, ऊपर की तरफ 3 बॉन्ड, और ऐसे ही नीचे की तरफ भी 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स। और ये टोटल कितने हो गए सर? 9 बॉन्ड्स की जो नीड थी, दरकार थी, वो पूरी हो गई है सर, पूरी हो गई है। बोलो यार, ये एक इनडायरेक्ट तरीका है जो मैंने आपको समझाया है। अब ये मत करना कि सर इसका मतलब तो सब में सारे बोरॉन्स ने अपना ऑक्टेट ले लिया, इसका मतलब तो ये हो गया कि सर सभी BH यूनिट्स का, सभी बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सभी बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अरे मुझको ऐसा हुआ नहीं है, अरे एक बोरॉन से कितने बॉन्ड बनाएगा भाई? 1 2 3 4 5 बॉन्ड कभी जीवन में बनाए हैं क्या बोरॉन में? अरे बोरॉन ने कभी जीवन में क्लासिकल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड बनाए हैं क्या? कभी नहीं बनाए। ये तो एक तरीका है आपको समझाने का कि भैया 18 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट थे, 9 बॉन्ड चाहिए थे, तो वो 9 बॉन्ड इस तरीके से इस फ्रेमवर्क में वो एंजॉय कर सकता है, इस TBP फ्रेमवर्क में वो एंजॉय कर सकता है। तो जस्ट ये मैंने आपको ऐसे सिखाया, इसका ये मतलब नहीं है कि इसके 8 ही सबको मिल गए 8 और सब एकदम बल्ले बल्ले कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। अभी भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ही है, अभी भी इसकी इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंसी बरकरार है, एकदम खूब है, धड़ल्ले से है इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो फिर ऐसे में ये क्या बन गया, ऐसे में ये B5H5, ऐसे में ये B5 और H5 क्या बन जाएगा, ऐसे में तो सर ये TBP ज्योमेट्री लेगा। बहुत बढ़िया, ये तो ठीक है सर, ठीक है ले लिया। अब एक गजब की बात और, तुम कहोगे सर इसने TBP ली है ना, लेकिन अभी तो एक BH2 पॉजिटिव यूनिट और रह भी तो गई है। अरे इसको कैसे भूल जाओगे, ये भी तो है अभी, अरे ये भी तो है अभी, इसको कैसे भूलोगे, ये कहां जाएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं, हम खूब जानते हैं, आपने कैपिंग रूल पढ़ा होगा, और कैपिंग रूल में आप जानते हैं कैपिंग एटम आने से या कैपिंग फ्रेगमेंट आने से पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं होते हैं। इसलिए अगर कैपिंग आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो टीबीपी क्लस्टर आपका बनके तैयार हो रहा था वो तो होगा, कैपिंग उसके एक किसी फेज पे आगे जुड़ जाएगा। बोलो यार ये जो तैयार हो रहा था ये तो तैयार होगा ही, बस यहां आकर किसी एक फेज पर, किसी एक ट्रायंगुलर फेज पर आकर BH2 पॉजिटिव यूनिट जुड़ जाएगी। That's it। और वैसे भी इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बोरोन के पास BH यूनिट के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो उसने खो दिए, जो 2 बचे वो BH बॉन्ड बनाने में काम आ गए। तो वैसे भी इसके पास क्या रह गया, इसके पास बाबा जी का ठुल्लू, और वो भी क्या था, बाबा जी का ठुल्लू मतलब वैकेंट ऑर्बिटल रह गए। और वैकेंट ऑर्बिटल तो आप जानते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल केवल ऑर्बिटल ही दे सकता है, केवल जगह ही दे सकता है, इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं। बोलो यार, तो ऐसे में इसकी शेप क्या होगी सर, इसकी शेप आप बता दीजिए। अब इसकी शेप आपको समझ में आ गई होगी, इसकी शेप आपको समझ में आ गई होगी। ये कैपिंग हो गया, इट इज कैपिंग एंड दिस इज TBP, और ये पूरा हो जाएगा कैप्ड TBP, कैप्ड TBP, कैप्ड TBP। अब कुछ धुरंधर आएंगे, सर आपने कैप्ड स्क्वायर पिरामिडल क्यों नहीं बोला? अरे पिरामिडल में 8 बॉन्ड होते हैं भाई, दरकार मौकी थी, कोई नहीं, सीख लेना उसको भी। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ, क्या कहता है इसमें से करेक्ट बता दे। स्टेटमेंट्स का है, मतलब MSQ टाइप का सवाल है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। गेट में भी आ सकता है, जैम में तो आ ही सकता है, और नेट में भी आ सकता है। नेट में कैसे देगा, ये स्टेटमेंट दे देगा और फिर बोलेगा ABC सही है, BCD सही है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। बोलो भाई, समझ रहे हैं हम लोग? चलिए चर्चा करते हैं क्या है खेला, चलिए जानते हैं। एक बार आप पढ़ लीजिए, मैं भी देख लेता हूं। बोलो दोस्तों क्या है खेला, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, बहुत नाम सुना है, और इसके पीछे तो भैया, इसके पीछे तो लोगों ने एकदम बुक को भी चैलेंज कर दिया, उसके बाद फिर झापड़ खाना पड़ा। इसके पीछे लोगों ने विल्किंसन, कोऑर्डिनेट विल्किंसन को चैलेंज कर दिया। एक सवाल आया था जैम में एक सवाल आया था जिसका मैंने सही आंसर दिया था, और जो अर्जी फर्जी एकेडमी वाले वो उसको पता नहीं क्या दे रहे थे, तो उन लोगों ने इसको चैलेंज भी किया, इस जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को। लेकिन भैया विल्किंसन का था, विल्किंसन एंड कॉटन की बुक थी, उसमें से मैंने रेफरेंस दिया था, तो वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ फर्जी लोग हैं जो खामखा बहुत वो बना रहे थे, माहौल बना रहे थे, लेकिन उनका कुछ हुआ नहीं, झापड़ खा के बैठना पड़ा। सो दोस्तों जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का सवाल है, और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में आपने एक बात समझी है, आपने एक बात सीखी है, इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट होती है, इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट। बोलो यार, these are electronically degenerate state, ये इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट पे ही लगता है। बोलो यार, इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट ऑर्बिटल पे ही ये लगता है, ऑर्बिटल्स पे। बोलो यार, ये स्पिन्स पे नहीं लगता, स्पिन्स पे नहीं लगता, ये बात ध्यान रखना, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट ऑर्बिटल स्टेट्स पर ये लगता है, इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्पिन स्टेट्स पे ये नहीं लगता। करेंगे कभी इसकी भी चर्चा करेंगे, इसके बारे में आपको नहीं पता होगा तो अभी मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, इसी की चर्चा आप जानते ही इसको। बोलो यार, तो ये क्या कहता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या कहता है, जब भी कभी दुनिया में किसी नॉन लीनियर सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट बन जाए तो फिर ऐसे सिस्टम अनस्टेबल हो जाते हैं, ऐसी स्टेट्स अनस्टेबल हो जाती हैं, और वो स्टेट फिर स्प्लिट कर जाती है, और वहां से थर्मोडायनेमिक स्टेबलाइजेशन मिलती है, जिसे आप JTSC भी बोलते हैं। बोलो यार, यही तो बोलते हैं। बोलो यार, अरे बोलो भाई, ऐसा ही होता है। तो ये तो जॉन टेलर थ्योरम का एक पार्ट है, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ जॉन टेलर थ्योरम, जो कि कहती है कि कभी भी इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट होंगी किसी नॉन लीनियर सिस्टम्स में, तो ऐसे में वो स्टेट अनस्टेबल होंगी, ऐसे में वो सिस्टम अनस्टेबल होगा, और वो सिस्टम इस डीजनरेसी को,
इस डिजेनरेसी को हटाना चाहेगा, लिफ्ट करना चाहेगा, तोड़ना चाहेगा। बोलो यार, बोलो यार, समझ रहे हैं आपके पास स्प्लिटिंग्स हो जाएंगी वहां पर, समझ रहे हैं आप मेरी बात? बोलो यार। और जिसका मैनिफेस्टेशन आप कहां देखते हैं? बढ़ी हुई बॉन्ड लेंथ में, और कभी कभी नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ बॉन्ड लेंथ इतनी वीक हो जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि नॉन एग्जिस्टेंस हो जाता है। कई बार ऐसे सिस्टम्स का जहां पर पोटेंशियल ईडी स्टेट्स हैं और प्लस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जैसा कि आप खूब एग्जांपल देखते हैं। बोलो यार, जैसा कि आप खूब एग्जांपल देखते हैं। बोलो यार, कॉपर का हेक्सासाइनो नहीं बनता, कभी मर के भी नहीं बनेगा, नेवर एवर, कभी नहीं बनेगा। तो ये क्या है? ये मैनिफेस्टेशन है, ये दिखता है, ये ऑब्जर्वेशन पार्ट है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का। ये तो हुआ इसका एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कहता है? दूसरा पार्ट ये कहता है कि जब भी कभी डिस्टॉर्शन होते हैं ना, जब भी कभी डिस्टॉर्शन होंगे, जॉन टेलर थ्योरम के अकॉर्डिंग जब भी कभी डिस्टॉर्शन होते हैं तो वो डिस्टॉर्शन इस तरीके से होंगे कि आपका जो बेरी सेंटर रूल है ना, बेरी सेंटर रूल हमेशा मेंटेन रहेगा, ये नहीं टूटेगा, और ये हमेशा मेंटेन रहेगा, रिटेन रहेगा। और इसी की वजह से जो रेगुलर सिस्टम्स होते हैं, रेगुलर मतलब मान लीजिए ऑक्टाहेड्रोजोमेट्री है, ऑक्टाहेड्रोजोमेट्री। तो ऑक्टाहेड्रोजोमेट्री में जब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? मान लीजिए ऑक्टाहेड्रोजोमेट्री में ये चारों बॉन्ड लेंथ स्क्वायर प्लेन और ये जो ऊपर वाली है, ये रेगुलर में तो क्या है? बिल्कुल सब बराबर है। लेकिन जब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इसमें होगा ना दोस्तों, तो अभी क्या है? ये एक रेगुलर स्ट्रक्चर है, ये एक ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज है। बोलो यार, ऑक्टाहेड्रल शेप रखा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जैसे ही इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा तो यहाँ पर क्या है? अभी इसमें COS है। बोलो यार, सेंटर ऑफ सिमेट्री मेंटेन्ड है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बाद भी जॉन टेलर थ्योरम का ये दूसरा पार्ट है, दूसरी बात बोल रहा हूं, उसकी दूसरी बात, थ्योरम का दूसरा पार्ट वो क्या कहता है? वो कहता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बाद रेगुलर स्ट्रक्चर्स में ये COS मेंटेन रहेगा, लूज नहीं करेगा। मतलब अगर ये लेंथ इतनी बढ़ जाएगी तो इतनी ही ये भी बढ़ेगी। बोलो यार, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये ज्यादा हो जाए, मतलब ये अगर R है तो ये R ही होगी, बोथ विल बी सेम, ऐसा कभी नहीं होगा। ये RA है, ये RB है, तो हमेशा RA इक्वल टू RB रहेगा, कभी भी RA इज नॉट इक्वल टू RB, ये कभी नहीं होगा, नेवर। ये भी कौन कहता है? ये भी जॉन टेलर कहता है। तो कभी भी जब भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होते हैं तो हम कहते हैं कि सिमेट्री कम हो जाती है। बोलो भाई, सिमेट्री लूज कर देता है सिस्टम। बोलो यार, लेकिन रेगुलर स्पीसीज में जहां पर COS है, इन्वर्जन सेंटर है, वहां पर इन्वर्जन सेंटर सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स में पक्का बरकरार रहेगा, जॉन टेलर से पहले भी और जॉन टेलर के बाद भी। समझ रहे आप मेरी बात? बोलो भाई, बोल तो दो, बोलो यार। टू प्रिजर्व द, क्यों हो रहा है ये? टू प्रिजर्व द बेरी सेंटर रूल, बेरी सेंटर रूल को प्रिजर्व करते हुए। अब ये बेरी सेंटर रूल क्या है? जितना कोई स्टेट स्टेबलाइज हो रही है उतना ही दूसरी स्टेट डिस्टेबलाइज होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। एक स्टेट बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होगी, दूसरे कम स्टेबलाइज होगी, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी जो है, इनकी स्टेबिलिटी ये पोटेंशियल एनर्जी है, और ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, चार्ज पर और डिस्टेंस पर, और हम दोनों को ही कांस्टेंट मानते हैं ड्यूरिंग द डिस्टॉर्शंस या फिर ड्यूरिंग द मॉडिफिकेशंस। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपको मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है आपको मेरी बातें? आपको मेरी एक बात समझ में आई क्या? तो ये खेला है इसका। तो पहली वाली ये वाली जो बात है, ये ट्रू है, ट्रू। बोलो, ये वाली जो बात है लीड्स टू लॉस ऑफ, ना लॉस नहीं होता भाई। अरे सेंटर ऑफ सिमेट्री पहले भी बरकरार थी, इस रेगुलर स्ट्रक्चर में भी बरकरार थी, और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बाद भी बरकरार रहेगी। तो ये हो गया फॉल्स, सॉरी, इट इज फॉल्स, डैम फॉल्स है। समझ गए आप मेरी बात? ये कर दिया हमने। निकल ऑक्टाहेड्रल में, निकल +2 आयन का ऑक्टाहेड्रल में रेडियस, टेट्राहेड्रल में रेडियस और स्क्वायर प्लेनर में रेडियस आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप यकीनन जानते हैं, आप खूब जानते हैं इस बात को, आप इस बात को खूब जानते हैं दोस्तों, आप खूब जानते हैं। अगर मैं निकल की ऑक्टाहेड्रल में बात करूं, ऑक्टाहेड्रल में अगर मैं निकल की चर्चा करूं तो ये क्या है? ये हो जाएगा T2G। निकल क्या है भाई? निकल +2 B8 सिस्टम है,
बोलो यार, इट इज D8 सिस्टम। तो यहाँ पर अगर अपन चर्चा कर लेते हैं तो D8 में क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8। बोलो यार, बोल तो दो, बोलो यार, बोलो यार, ये कौन से ऑर्बिटल है सर, इजी ऑर्बिटल है एंड डायरेक्टली फेजिंग लिगेंड। यहाँ पर ये क्या एक्सिस पर है, एक्सिस पर, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पड़ी होगी वो लिगेंड के साथ डायरेक्ट रिपल्सन करेगी। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायरेक्ट रिपल्सन करेगी, डायरेक्ट रिपल्सन लिगेंड के साथ। बोलो यार, समझ रहे हैं आप मेरी बात? और अगर लिगेंड के साथ डायरेक्ट रिपल्सन, लिगेंड को कहेगी तेरे साथ रिपल्सन हो रहा है तो दूर है मेरे से, दूर है। बोलो यार, बोलो यार। और ऐसे में जो ml बॉन्ड लेंथ बनेगी वो काफी लंबी होगी, और अगर ml बॉन्ड लेंथ लंबी होगी तो इसका अगर हम हाफ लें तो वो जो हाफ है वो क्या हो जाएगा, वो हाफ रेडियस हो जाएगा मेटल का। बोलो यार, वो हाफ मेटल का रेडियस हो जाएगा। बोलो यार, तो ऐसे में ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा होता है स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल से। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो जाए तो इसका क्या इफेक्ट है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं ज्यादा कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसका क्या इफेक्ट है? कोई भी बता देगा यार, कोई पगला बता देगा, कुछ नहीं करना है। मेटल के अराउंड अगर 6 लगेंगे, 6 ऐसे लगेंगे। बोलो यार, ये तो 6 ऐसे लगेंगे तो इनके बीच में रिपल्सन होगा। बोलो यार, इनके बीच में एल्बोइंग होगी, ये इसको धक्का, बोलो यार, धक्का मारेगा, मैं जाऊंगा मेटल के पास। बोलो यार, ऐसे होगा, और ऐसे में ये बाहर की तरफ जाने लगेंगे, और ऐसे में एवरेज मेटल लिगेंड डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और इसी कारण जब कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ते हैं तो फिर मेटल का रेडियस बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि मेटल लिगेंड डिस्टेंस बढ़ जाते हैं। बोलो यार, एवरेज डिस्टेंस बढ़ जाते हैं। अगर मान लीजिए ये सिचुएशन कहां पर है, ये सिचुएशन तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। बोलो यार, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऐसा नहीं होगा। बोलो यार, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की अगर बात करूं तो एक यहां पड़ा, एक यहां पड़ा, एक यहां पड़ा और एक यहां पड़ा है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। बोलो यार, एवरेज सेपरेशन ठीक ठाक है। बोलो यार, एवरेज सेपरेशन ज्यादा है तो ज्यादा एल्बोइंग है नहीं, और एल्बोइंग नहीं है तो फिर यहां पर ये थोड़ा कम बाहर जाएंगे, थोड़ा बाहर जाएंगे, केवल थोड़ा। बोलो यार, ये तो क्या है, ये तो इनका स्टेरिक इफेक्ट है, इन लिगेंड्स के नंबर का स्टेरिक इफेक्ट है, लिगेंड्स का स्टेरिक इफेक्ट। क्या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से भी ये बॉन्ड लेंथ प्रभावित होती है क्या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का इजी ऑक्यूपेंसी भी इस बॉन्ड लेंथ को बढ़ाती है क्या? हाँ, बिल्कुल बढ़ाएगी, क्योंकि इजी कौन सा ऑर्बिटल था, ये वो ऑर्बिटल था जो कि लिगेंड की तरफ देख रहा था, ऐसे झांक रहा था। आजा इंतजार ही कर रहा हूँ, अरे आना यार, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ऐसे में अगर इस इजी में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं दोस्तों, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन आने वाले लिगेंड के साथ रिपल्सन करेंगे और इसको आने नहीं देंगे पास में, और ऐसे में यहाँ पर एवरेज डिस्टेंस वैसे ही ज्यादा होगा। तो अब आप देख लीजिए कहां पर उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं जहां पर डायरेक्ट लिगेंड आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल देख लेते हैं। ये रहा ऑक्टाहेड्रल, ये है ऑक्टाहेड्रल, इसमें इजी में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इजी में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेंसी है, इजी में नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, और इसी को डायरेक्ट फेस कर रहा है ये लिगेंड, और ऐसे में यहाँ रिपल्सन होगी, और इस रिपल्सन की वजह से ये लिगेंड पास नहीं आ पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर स्टेरिक इफेक्ट की वजह से पास नहीं हो पाएंगे, और दूसरा इजी में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, उस एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़े होने की वजह से, रिपल्सन की वजह से भी ये लिगेंड पास नहीं आ पाएंगे, और इसी वजह से निकल का रेडियस ऑक्टाहेड्रल में हमेशा ज्यादा होता है, हमेशा ज्यादा। अब आप कहोगे तो अच्छा सर, ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब आप हमें स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल का खेला और समझा दीजिए, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल का खेला और समझा दीजिए। ले समझा देता हूं। ये है स्क्वायर प्लेनर, आप जानते हैं स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा? बोलो यार, आप जानते हैं स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा? dxz होगा, dyz होगा। बोलो यार, ये dz स्क्वायर होगा, और ये क्या हो जाएगा? dxy हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। बोलो यार, अरे बोल तो बोलो यार, 8 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, भर लीजिए 2 2 4 2 6 2 8। बोलो यार, और आप जानते हैं, आप खूब जानते हैं, स्क्वायर प्लेनर में ये जो ऑर्बिटल होता है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये लिगेंड को फेस करता है। बोलो यार, लिगेंड को फेस करने वाला xy प्लेन होता है ना, एक्सिस यार, और ये एक्सिस पे ही पड़ा होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं। बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो रोक टोक वैसे ही कम हो गई, स्टेरिक इफेक्ट कम हो चुके हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेंसी, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी खूब है,
इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेंसी 0 है, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी खूब है, और ऐसे में ये लिगेंड खूब पास आएंगे, खूब एकदम जबरदस्त। तो ml बॉन्ड जो होगा बेहद छोटा होगा, बेहद स्मॉल होगा, और ऐसे में निकल का जो रेडियस होगा स्क्वायर प्लेनर में वो मिनिमम होगा, मिनिमम। तो चलिए अब टेट्राहेड्रल की भी चर्चा कर लेते हैं, फिर आप लोगों को टेट्राहेड्रल भी बता दो सर, टेट्राहेड्रल भी बता दो। चलिए यही बता देता हूं, टेट्राहेड्रल भी यही चर्चा कर देता हूं, यही देख लीजिए टेट्राहेड्रल भी यहीं पे बना रहा हूं इसका एमओ डायग्राम, तो टेट्राहेड्रल भी आप यहीं देख लीजिए। तो हमें एक बात तो समझ में आ गई, बोलो यार, बोलो भाई, सबसे ज्यादा कहां है? सबसे ज्यादा ऑक्टाहेड्रल में, सबसे कम स्क्वायर प्लेनर में, और टेट्राहेड्रल में तो आप जानते ही हैं ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा T2, और 8 इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो दोस्तों आप जानते ही हैं ये होगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आप जानते हैं ई जो होते हैं, ई जो लिगेंड्स होते हैं, यहां पर ना ही ये वाला डी ऑर्बिटल और ना ही ये डी सेट लिगेंड को डायरेक्टली फेस करते, लेकिन ई में पड़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज थोड़ा सा रिपल्सन करेंगी ना यार। और ऐसे में जहां E4 ये जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेंसी है ये थोड़ा सा रिपल्सन करती है, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, लिगेंड दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ml बॉन्ड डिस्टेंस होगा वो कहीं बीचों बीच आ जाएगा, मतलब वो ज्यादा होगा स्क्वायर प्लेनर से। बोलो यार, वो ज्यादा हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर से। तो सबसे ज्यादा किसका? निकल +2 ऑक्टाहेड्रल, फिर किसका? फिर आ गया निकल टेट्राहेड्रल, और सबसे कम अभी देखा हमने, सबसे कम अभी हम लोगों ने देखा स्क्वायर प्लेनर। ओहो, आया आपको समझ में? हाँ, तो वो सही था जो यहाँ दिया हुआ था, जो सवाल में दिया हुआ था वो सही था भैया, कोई दिक्कत ही नहीं थी, सही है, एकदम सही है, डैम ट्रू है, ये तो ट्रू, वो फॉल्स था, ये ट्रू है। बोलो यार, कोबाल्ट का +3 D6 सिस्टम है, और ये स्पिन इक्विलिब्रियम दिखाता है, ध्यान रखना है इसका। ये हाई स्पिन लो स्पिन दोनों दिखाता है, कुछ इसके मॉलिक्यूल लो स्पिन में होते हैं, कुछ इसके मॉलिक्यूल हाई स्पिन में होते हैं। करेंगे इसकी चर्चा जब हम कभी स्पिन इक्विलिब्रिया पढ़ेंगे, इस फिनोमेना को जब भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, इसकी स्ट्रेंथ ये इंटरमीडिएट की है, बोलो यार एकदम बीचों बीच की है, हाई वाली और लो वाली, हाई फील्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग फील्ड, लो फील्ड, तो उसके बीच में ये कहीं लाई करती है। और ऐसे में कुछ कोबाल्ट +3 सिस्टम T2G6 बना के लो स्पिन में रहते हैं, और कुछ सिस्टम T2G4 Eg2 बनाकर हाई स्पिन में रहते हैं। इसका खेला और इसी का फर्क भी पड़ता है इसके मैग्नेटिज्म पर। करेंगे इसकी चर्चा, इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, इसका आखिरी ऑप्शन एक और भी था, वो भी बहुत दिलचस्प था। ओहो हो, ये भी बहुत तगड़ा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने देखा होगा नाइट्रोजन के साथ सिलिकॉन लगा हुआ है, क्या लगा है? सिलिकॉन Ne3। बोलो यार, यहाँ SiMe3 कितने? बोलो यार, ये कितना होता है? ये 2 होता है, बोलो यार। और ऐसे में ये नेगेटिव है, और ऐसे में ये जबरदस्त ये स्टेरिक बल्क तो रखता ही है, इट कंटेन्स द स्टेरिक बल्क, ये स्टेरिक बल्क तो रखता ही है, स्टेरिक बल्क है इसके पास, और ये पाई डोनर भी है। और अगर ये पाई डोनर होगा तो फिर ऐसे में ये क्रोमियम +2 को स्टेबलाइज कर सकता है। बोलो यार, अरे बोल तो यहाँ पर क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये नेगेटिव फॉर्म में है, और यहाँ नाइट्रोजन पॉजिटिव फॉर्म में है। और ऐसे में कमाल हो जाता है दोस्तों, कमाल हो जाता है, इसका स्टेरिक बल्क कमाल है, भयंकर जबरदस्त है स्टेरिक बल्क। और ऐसे में ये टेट्राहेड्रल तो बनाता है, ये बात तो समझ में आ ही रही है। अरे टेट्राहेड्रल तो बनाता है, ये बात तो खूब समझ में आ रही है। और इस केस में क्या होता है, जो आपका T2 और Eg के बीच में, T2 और E के बीच में ये जो 10DQT है ना, या जिसे आप डेल्टी बोलते हैं ना दोस्तों, इस केस में ये डेल्टी बहुत ज्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी से, और ऐसे में नीचे ही पेयरिंग हो जाती है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, दिस नाइट्रोसिल इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और ऐसे में दोस्तों कमाल हो जाता है, ये गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, और नीचे ही चारों इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया? क्रोमियम +2 है, बोलो यार, क्रोमियम +2 क्या हो जाएगा? D4, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन नीचे ही पेयर हो जाते हैं। ये एक रेयर केस है लो स्पिन टेट्राहेड्रल का। और एक केस और भी है, आपने कोबाल्ट वाला पढ़ा होगा, कोबाल्ट L4 वाला, बोलो यार, जहां कोबाल्ट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में नॉर्बोर्नाइल लिगेंड के साथ होता है, बोलो यार, वो भी आपने पढ़ा होगा। ये भी एक खेला है लो स्पिन टेट्राहेड्रल का, बोलो यार, जहां क्रोमियम +2 है, बोलो यार E4 कॉन्फ़िगरेशन है। समझ में आया आपको? समझ में? चलिए दोस्तों, अंतिम सवाल है,
अंतिम सवाल है इसका जिक्र और कर देता हूं, बस अंत करता हूं इस खूबसूरत सेशन का। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड में इसका बिहेवियर पूछा और इसका बिहेवियर पूछा है। तो आप यहाँ पर इसको जानते हैं, क्या है, ये है मैग्नीशियम +2 और वो क्या है, वो है आयरन +3। बोलो यार, बोलो भाई, ऐसा ही खेला है? बोलो यार, यही तो खेला है और तो कुछ है नहीं, यही खेला है। और ऐसे में ये क्या है, ये भी D0 सिस्टम है और ये D5 सिस्टम है। बोलो यार, दोनों की CFSE 0 है, दोनों की CFSE 0 है। अब दोनों की मेडलन एनर्जी आपको देखनी पड़ेगी और दोनों की अगर मेडलन एनर्जी, जिसे आप लैटिस एनर्जी भी बोलते हैं, जिसको आप लैटिस एनर्जी भी बोलते हैं, तो ऐसे में ये क्या है, ये मैग्नीशियम क्या है, इट इज हार्ड मेटल सेंटर। बोलो यार, हार्ड आयन है और ये भी हार्ड आयन है। और ऐसे में इनकी जो लैटिस एनर्जी होगी ना दोस्तों, वो भयंकर गजब की होगी। मतलब मैग्नीशियम +2 अगर यहां पर जाए, इस ऑक्टाहेड्रल वाइड में जाए, तो फिर ऐसे में कितने मेटल ऑक्सीजन इंटरेक्शन होंगे, कितने मैग्नीशियम ऑक्सीजन इंटरेक्शन होंगे, बढ़ के 6 हो जाएंगे। अभी कितने हो रहे हैं, अभी तो टेट्राहेड्रल वाइड में 4 ही हो रहे हैं। यहां जाएगा तो 6 इंटरेक्शन करेगा और ये इंटरेक्शन, ये हार्ड इंटरेक्शन काबिले तारीफ होंगे। और ऐसे में इसकी लैटिस एनर्जी, इस मैग्नीशियम +2 की ऑक्टाहेड्रल में लैटिस एनर्जी भयंकर कमाल होती है। और आप जानते हैं OSSE, ऑक्टाहेड्रल साइट सिलेक्शन एनर्जी जो होती है, जिसमें CFSE आप देखते हैं, इस CFSE का केवल 10% ही कंट्रीब्यूशन होता है। अरे लैटिस एनर्जी में इस स्टेबलाइजेशन का तो कंट्रीब्यूशन 10% ही है। तो यहाँ पर तो लैटिस एनर्जी ही लीड कर जा रही है भाई, लैटिस एनर्जी ही खेले रही है मैग्नीशियम के केस में। और ऐसे में ये उठ के यहाँ आ जाएगा और जैसे ही ये +2 उठ के यहाँ आएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा, इट विल बिकम इनवर्स। और इसकी अगर चर्चा करें तो निकल के पास क्या है, निकल के पास ये क्या है, ये D0 सिस्टम बोलो यार, 13 ग्रुप एल्युमिनियम वाले ग्रुप का है। बोलो यार गैलियम +3, तो इसके पास D तो है नहीं, तो CFSE तो इसकी 0 है। लेकिन यहाँ निकल के पास CFSE नॉन 0 है, हाई CFSE है। और हाई CFSE में ये निकल कहता भैया बाहर चला जा, कूद के बाहर निकाल देता है इसको, कहता बाहर दिख मत, यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए इस रीजन में, इस रीजन में तेरा काम है नहीं, निकल के बाहर भाग जा। और ऐसे में निकल +2 इसे रिप्लेस कर देता है और ये भी इनवर्स हो जाता है। आया आपको समझ में? तो दोनों ही इनवर्स होंगे। तो दोस्तों ये खेला, ये सवाल थे जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता था। तो ये आप प्लीज इनको देखिए। इसके अलावा मेरी अमेजन पे बुक आ गई है, आप मेरी बुक ले सकते हैं अमेजन से, 750 पर अवेलेबल है। बोलो यार, जो पायनियर गेट केमिस्ट्री वाली है, गेट PYQ 750 में अवेलेबल है। और अगर आप डायरेक्ट मेरे से लेना चाहते हैं तो भैया 700 में अवेलेबल है। आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9717087277। इसके अलावा 2 बुक और है, टीफर वाली बुक, टीफर वाला जो ये वाला जो सॉल्यूशन है 22 वाला, वो टाइपिंग में जल्दी से अवेलेबल हो जाएगा। और इसके अलावा जैम की बुक भी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। क्वालिटी कंटेंट है, जबरदस्त कंटेंट है, मजा ही आ जाएगा आपको। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। टीचर्स डे के लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल लगा के पढ़िए। मिलूंगा मैं टीचर्स डे वाले दिन आपको। और एक आपके साथ और भी मैं साझा कर दे रहा हूँ, इस पर ये जो बुक्स है, इन तीनों बुक्स पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। टीचर्स डे डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, टीचर्स डे स्पेशल पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, टीचर्स डे स्पेशल इस पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप बने रहिए, मुझसे जुड़े रहिए, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट भी मिलेगा और अच्छी गाइडेंस भी मिलेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।